नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम ग्रेविटेशनल के अगले पार्ट के बारे में फिर से बात करेंगे। जहां दोस्तों पिछले क्लास में हमने आपको कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 गुना 10 पे पावर -11 और इसको निकालने का फॉर्मूला G(m1m2/r²) और आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर बताए थे दोस्तों। ये तीनों चीज़ें आपको कल हम बता चुके हैं और हेनरी कैवेंडिश ने कैसे जी का मान निकाला था वो बताए थे दोस्तों। इसके अलावा आज हम बताएंगे आपको द्रव्यमान और भार और उसके अलावा जी के अलग अलग वैल्यू। तो दोस्तों जी का मान पृथ्वी पर समान नहीं रहता है। जी का वैल्यू पृथ्वी के हर भाग पे अलग अलग होता है। भाग पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, चलिए हम पहले वस्तु के द्रव्यमान और भार देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे आपको। तो पहले हम आपको अंतर बताते हैं किसमें दोस्तों, भार में और द्रव्यमान में। भार में और द्रव्यमान में दोस्तों हम आपको अंतर बताएंगे। है तो चलिए दोस्तों हम द्रव्यमान और भार निकालते हैं। तो दोस्तों F बराबर होता है m इंटू ए। तो m बराबर होता है दोस्तों F/A, यानी कि बल और त्वरण के अंतर को हम लोग मास बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, और इसको दोस्तों WEIGST वेट बोलते हैं। W हमने पहले क्लास में फिजिकल क्वांटिटी में मास बोला था दोस्तों, लेकिन द्रव्यमान हिंदी में बोल के इंग्लिश में वेट बोल दिया। वहाँ गलत किए दोस्तों, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में मास होता है ना कि द्रव्यमान होता है। और ये होता है दोस्तों m इंटू जी, जहाँ a त्वरण है और ये भी g त्वरण है। तो दोस्तों मास हमेशा सदैव समान रहता है, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता है। लेकिन भार g के बदलने पे W बदल जाता है। G के बदलने पे W बदल जाता है, जबकि मास हमेशा समान रहता है। मास F/A होता है, W m इंटू जी होता है, W m इंटू जी होता है। और इसका SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर चल जाएगा न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर। और इतना ना करके सीधा सा द्रव्यमान कुछ नहीं है, इसका वैल्यू केजी होता है। SI यूनिट केजी है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट है, ध्यान ही नहीं रहा। फंडामेंटल यूनिट है इसका, इसलिए SI यूनिट केजी होगा। फंडामेंटल यूनिट है इसलिए इसका SI यूनिट केजी होगा। और केजी है इसलिए इसको मापा जा सकता है किससे, तुला यानी तराजू से। तराजू से इसको जी के मान से मापा जाता है, जी के मान से। और ये दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, परिमाण फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसका परिमाण फिक्स होता है, जी के मान से नापा जाता है। और ये तराजू से नापा जा सकता है, ये सदैव बराबर होता है, और ये जी के मान बदलने पे बदल जाता है। यानी कि दोस्तों अगर मास कोई m मास का वस्तु है, इसको चांद पे ले जाओ तो वो अपना मास समान रखेगा, जबकि अगर m द्रव्यमान ये भार का कोई वस्तु है तो उसका भार बदल जाता है, उसका भार बदल जाता है दोस्तों। और इसका SI यूनिट क्या होगा दोस्तों, m इंटू जी, ये न्यूटन हो जाता है दोस्तों। SI यूनिट भार का F बराबर m इंटू जी होता था दोस्तों, यही तो है। और इसका SI यूनिट क्या होगा दोस्तों, न्यूटन होगा, न्यूटन। तो चलिए दोस्तों इतना तक तो हम समझ गए मास और भार में अंतर। अब हम जानेंगे जी का मान कहाँ क्या होता है। तो दोस्तों हमने बोला कि जी का मान कहाँ क्या होता है, हमने कुछ पॉइंट लिख लिए दोस्तों। कैपिटल जी का मान हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये सार्वत्रिक नियतांक है दोस्तों।
ये सार्वत्रिक नियतांक है दोस्तों, इसलिए इसका मान सेम होगा। लेकिन स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अंतरिक्ष में जी का मान 0, चांद पे 1/6, पृथ्वी के केंद्र पे बताते हैं, और भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पे दोस्तों न्यूनतम कहने का मतलब दोस्तों कि भूमध्य रेखा पे इस जगह पे 0 डिग्री लेटीट्यूड लाइन पे 0 डिग्री लेटीट्यूड लाइन पे दोस्तों 0 डिग्री लेटीट्यूड लाइन पे लेटीट्यूड लाइन पे दोस्तों जी का मान बहुत कम होता है। यानी कि दोस्तों अगर पृथ्वी के ध्रुवों पे यानी ऊपर और नीचे अगर जी का मान अगर मैक्सिमम होगा, जी का मान मैक्सिमम होगा, यानी ध्रुवों पे जी का मान मैक्सिमम होता है दोस्तों, और ध्रुवों पे मैक्सिमम तो विषुवत रेखा पे मिनिमम, यानी 0 डिग्री से ऊपर जाने पे जी का मान बढ़ेगा और नीचे आने पे भी जी का मान बढ़ेगा। ऊपर जाओ तो भी जी का मान बढ़ेगा, नीचे आओ तो भी जी का मान बढ़ेगा। कहाँ से? 0 डिग्री से। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे जी ध्रुवों की ओर बढ़ने पे जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। और सेंटर पे दोस्तों, सेंटर पे भी केंद्र पे आने पे यानी कि केंद्र पे यानी कि पृथ्वी के अंदर जाने पे जी का मान कमते जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान घटता है, ऊपर सतह से घटता है या कमता है, और पहाड़ों पे यानी ऊंचाई बढ़ने पे जी का मान कम जाता है। यानी कि दोस्तों अगर ये सतह है और इस जगह पे पूछे तो यहाँ जी ज़्यादा होगा और यहाँ जी कम होगा। पहाड़ों पे जी का मान ज़्यादा होता है, इसीलिए पहाड़ों पे गेंद उछलाने पे दोस्तों गेंद ज़्यादा उछलती है धरती पे उछालने के मुकाबले। तो जी का मान कहाँ कहाँ बदलता है वो तो आपने देख लिया। जहाँ जी का मान जैसा होगा आपको अब हम बताते हैं क्या दोस्तों कि W बराबर m/g। तो जहाँ जी का मान 0, कहाँ 0? अंतरिक्ष में। तो W = 0, अंतरिक्ष में भार शून्य हो जाता है, भार शून्य हो जाता है। और भार शून्यता, अंतरिक्ष में भार शून्यता यानी कि आपको 0 भार फील होगा, 0 भार फील होगा। और यही लिफ्ट में भी आपको यूज होता है, लिफ्ट में। अभी हम आपको लिफ्ट के नियम भी पढ़ाएंगे दोस्तों, लिफ्ट के नियम भी पढ़ाएंगे। अंतरिक्ष में भार शून्य हो जाता है और जी का मान दोस्तों घटेगा। जी का मान जहाँ जहाँ कम रहा है वहाँ भार कमेगा, और जहाँ जहाँ जी का मान बढ़ रहा है वहाँ भार बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साफ तो दिख रहा है कि W बराबर mg। अगर जी का मान जैसे जैसे बढ़ा दो W का भी मान बढ़ाएगा, जी का मान घटा दो तो W का मान भी घटेगा। एक कॉन्सेप्ट और एक एग्जाम्पल बहुतों बार पूछा गया है दोस्तों, क्या कि पृथ्वी के घूर्णन गति और जी में संबंध। पृथ्वी के घूर्णन गति, हमने बोला कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे घूमती है। और तो दोस्तों जी का मान जो होता है ना दोस्तों, जी का मान पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा दो, यानी कि अगर गति बढ़ा दिया जाए एक्चुअल से तो जी का मान घटते जाएगा। अगर गति को एक्चुअल गति से जो अभी पृथ्वी घूम रही है उससे 17 गुना ज़्यादा कर दो तो जी का मान इतना कम जाएगा कि वो भारहीनता का महसूस करने लगेगा, यानी जी का मान 0 हो जाएगा। कब? ये एग्जाम्पल पूछा गया है, इसको क्वेश्चन मान लो कि पृथ्वी का घूर्णन गति कितना गुना कर दिया जाए कि जी भारहीनता का महसूस करे, यानी जी का मान 0 हो जाए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये 17 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 गुना। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लिफ्ट में बॉडी यानी पिंड का भार। लिफ्ट में पिंड का भार, तो दोस्तों अगर किसी लिफ्ट में कोई आदमी या कोई पिंड मान लीजिए जा रहा हो और लिफ्ट एक रस्सी से बंधी हो और ये रस्सी इसको जाते जाते ऊपर की ओर खींच रही हो और ये रस्सी इस तरह से बंधी हो और इस लिफ्ट को खींच रही हो, तो लिफ्ट ऊपर जाती है जब, तो दोस्तों हमने बोला था, याद कीजिए
कि सतह पे जी का मान ज़्यादा होता है, पहाड़ पे कम। इसका मतलब ऊंचाई बढ़ने पे जी का मान घटता है। ऊंचाई बढ़ने पे जी का मान घटेगा तो लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो आभासी भार क्या होगा? आभासी भार यानी आभासी भार कहने का मतलब महसूस होने वाला, फील होने वाला भार क्या होगा? कमेगा। और नीचे आएगी तो ज़्यादा होगा। आभासी भार दोस्तों, आभासी मतलब फील यानी महसूस होने वाला भार। अगर वस्तु का एक्चुअल भार दोस्तों अगर 10 न्यूटन है तो आभासी भार हो सकता है कि आपको 12 न्यूटन या फिर 8 न्यूटन दिखे। तो ऊपर जाएगा तो 8 और नीचे जाएगा तो 12 न्यूटन फील होगा। एक समान वेग से ऊपर और नीचे जाएगी तो आभासी भार सेम रहेगा दोस्तों, क्योंकि जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा। अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए दोस्तों अचानक से, जहाँ पर से डोरी टूटा है तो वहाँ जी का वैल्यू 0 होता है। और उस समय दोस्तों जी का वैल्यू 0 होने के कारण W 0 होता है। और W 0 का मतलब भारहीनता यानी कि वेट शून्य। भारहीनता मतलब वेट 0 ऐसा फील होगा। कहता है लिफ्ट का त्वरण दोस्तों, अगर ये लिफ्ट जो ऊपर खींची जा रही है ये एक्सेलरेशन बढ़ जाए कैपिटल जी स्मॉल जी से, ग्रेविटी से ये बढ़ जाए दोस्तों, तो ग्रेविटी जो इसको नीचे खींचती थी, ग्रेविटी के कारण ये आदमी तो लिफ्ट में नीचे की ओर था, लेकिन ग्रेविटी अगर कम गया, इतना कम गया कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन बढ़ जाए तो ये आदमी बस फटाक से ग्रेविटी के अपोज में ऊपर पहुंच जाएगा। अगर आप पृथ्वी पर सोच लो कि सर पृथ्वी पे सोच लो कि ग्रेविटी नहीं है तो ये आदमी क्या करेगा? नीचे रहेगा? नहीं, ऊपर उछलने लगेगा तो यहीं उछलेगा और ये लिफ्ट के ऊपर फर्श से इसका सर जाके टकराएगा और माथा फूट जाएगा। तो इसका आंसर होगा सर फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा दोस्तों? क्योंकि वहाँ पर जी का मान इतना कम गया है, ए का मान इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी अब सक्षम नहीं है उस वस्तु को नीचे खींच पाने में, और वो बच्चा अब ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर उठ के जाएगा तो क्या होगा? ऊपर उस लिफ्ट का सर टकरा जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं केपलर के ग्रहीय नियम के बारे में। ग्रहीय नियम यानी कि प्लैनेट रूल ऑफ केपलर्स। तो केपलर्स ने ग्रह के 3 नियम दिए थे दोस्तों। आपको बस ये 3 नियम क्या कहते हैं वो जानना है और उसको अच्छे से समझना है। तो पहले आप समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या था, केपलर ने ग्रेविटेशनल से संबंधित ग्रह के नियम दिए और उसने बोला कि सेंटर पे जो सूरज है इसके चारों ओर पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, और वो कक्षा कैसा है? अंडाकार नहीं है, उसको अर्धवृत्तीय बोलते हैं। दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार यानी इलेप्टिकल। तो केपलर ने बोला कि दोस्तों कि ग्रह से संबंधित नियम दिया और बोला कि सेंटर पे सन है, यानी एक निश्चित फोकस दूरी जो आपको दिख रहा है अभी, उस निश्चित फोकस दूरी पे पृथ्वी हमेशा सूरज के चारों ओर घूमती है और वो दीर्घवृत्ताकार पथ कहलाता है। उसको इलेप्टिकल पथ बोलते हैं। और ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ये केपलर्स का फर्स्ट लॉ है। केपलर के पहले नियम के अनुसार कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर जिस पथ पे घूमती है वह दीर्घवृत्ताकार पथ है और उसी पथ पर ये हमेशा घूम पाती है। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है और यही केपलर का नियम है। केपलर का दूसरा नियम दोस्तों अब हम पढ़ेंगे। केपलर का दूसरा नियम दोस्तों क्या कहता है केपलर का कि प्रत्येक प्लैनेट का कक्षीय यानी ऑर्बिट में जो वो घूमता है ना,
ऑर्बिट में कक्षीय वेग समान रहता है, समान रहता है, जबकि दोस्तों वह सूर्य से नज़दीक एवं दूर आने पे, नज़दीक एवं दूर आने पर दोस्तों कहता क्या है कि प्रत्येक प्लैनेट का कक्षीय वेग समान रहता है, जबकि वह सूरज से दूर होता है या नज़दीक आता है तो नज़दीक होने पे एवं दूर होने पे कक्षीय वेग जो है नज़दीक में बढ़ेगा और दूर में घटेगा। क्या है इसका मतलब दोस्तों, तो अब हम बताते हैं। दोस्तों जितने भी ग्रह हैं वो एक निश्चित कक्षा में सूरज की चारों ओर चक्कर लगाते हैं और यही केपलर्स का पहला रूल था। और दूसरा रूल कहा कि ये एक निश्चित वेलोसिटी या निश्चित वेग से चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट में। लेकिन जैसे ही सूरज के नज़दीक आए इसके गुरुत्वाकर्षण और इसके गुरुत्वाकर्षण जो एट्रैक्शन फोर्स था वो इतना ज़्यादा लगने लगा कि इसका घूर्णन गति बढ़ गया और फिर जैसे ही दूर हुआ इसका घूर्णन गति घट गया। इसीलिए दोस्तों कि होता क्या है कि 365 दिन ही पृथ्वी का एक साल क्यों होता है, क्योंकि ये एक निश्चित घूर्णन गति है। जिस दिन पे ये पृथ्वी के नज़दीक आए, पृथ्वी के दूर जाए, एक चक्कर पूरा करके यहाँ पहुँच जाए, यहाँ फिर से पहुँच जाए और उस टाइम पीरियड को काउंट करते हैं। किसी एक निश्चित पॉइंट पे हम रख लिए और वहाँ से गिनना शुरू किए कि वो फिर से उस स्पीड पे कब आया, और यही स्पीड से हम उसका दिन गुना निकाल लेते हैं। और ये निकालने का नियम किसने दिया था? केपलर्स ने, कि प्रत्येक ग्रह जो है अपने कक्षीय वेग तो समान रखता है, लेकिन अगर जैसे ही सूरज के नज़दीक गया उसकी ग्रेविटी के कारण उसका वेग बढ़ जाता है, दूर जाने पे घट जाता है और एक निश्चित समय पीरियड पे वो फिर वापस उसी चाल में आ जाता है। ये केपलर्स का दूसरा नियम है। तो दोस्तों थर्ड लॉ बोलता है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। तो दोस्तों हम इसका मतलब क्या है कि ये है दोस्तों सूरज और ये कोई भी ग्रह है, तो किसी भी ग्रह के सूरज और पृथ्वी के या सूरज या उस ग्रह के बीच की दूरी को अगर r मान लिया जाए तो इसको एक चक्कर लगाने में जो समय लगा वो t है, तो वो t का स्क्वायर इस r के q के प्रोपोर्शनल होता है। यही केपलर्स का थर्ड लॉ है कि किसी भी ग्रह का परिभ्रमण काल जो सूरज के चारों ओर होता है उसका स्क्वायर सूरज और उस ग्रह के बीच की दूरी के क्यूब के बराबर होता है। इस नियम से दोस्तों अगर हम चले तो इसका मतलब कि दूरी जितना ज़्यादा होगा समय उतना ज़्यादा लगेगा किसको? एक चक्कर पूरा करने में। तो याद कीजिए दोस्तों, मरकरी का यानी बुध का परिभ्रमण काल 88 दिन का होता था, जबकि वरुण का 165 वर्ष का होता था। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। इसलिए दोस्तों क्योंकि वरुण सूरज से बहुत दूर है, इस जगह पे वरुण है तो इस जगह पे बुध है, और इतना दूरी होने के कारण इसका परिभ्रमण काल बढ़ गया इस फॉर्मूले से। और इसको समझाया किसने? केपलर ने। तो ग्रह के घूर्णन नियम, कक्षीय नियम, वृत्ताकार और परिभ्रमण काल, तीनों के तीनों नियम दोस्तों केपलर्स ने दिए थे। और ये तीनों नियम एग्जाम में बार बार पूछता है कि पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, कभी कभी लिख देगा और पूछेगा कि ये केपलर्स का कौन सा नियम है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे आपको पृथ्वी के उपग्रह और उसके कक्षीय चाल के बारे में। पृथ्वी के उपग्रह और उसके कक्षीय चाल। तो उपग्रह दोस्तों दो तरह के, एक हो गया चांद जो कि मेरा प्राकृतिक है चंद्रमा, और दूसरा कृत्रिम जो हम लोग भेजते हैं। तो ये पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में दोस्तों एक निश्चित कक्षीय
कक्षा में घूमता है, चांद भी, और जो उपग्रह हम भेजते हैं वो उपग्रह भी। तो इसकी चालों को हम कैसे निकालते हैं, कैसे इसके चाल को हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों कहता था ये केपलर साहब ने एक और नियम दिया, और उसने उपग्रहों के कक्षीय नियम भी बताए, और बोला कि दोस्तों अगर ये पृथ्वी है और इस सतह से हमने एक उपग्रह छोड़ा, इस सतह से एक उपग्रह छोड़ा और ये वायुमंडल के परिदृश्य में है, तो यहाँ पे जो उपग्रह है, ये जो सैटेलाइट है दोस्तों, ये सैटेलाइट पृथ्वी से जितना नज़दीक होगा उसका कक्षीय चाल उतना ज़्यादा होगा, कक्षीय वेग बोलो ज़्यादा होगा। यानी दोस्तों ये पृथ्वी के जितने नज़दीक होगा वो उतना स्पीड में घूमेगा, और जितना दूर होगा इसका कक्षीय चाल दोस्तों, इसका कक्षीय चाल दोस्तों क्या होगा, कम जाएगा। जितना पृथ्वी के सेंटर से जितना नज़दीक होगा और जितना दूर होगा, दूर होने पे कक्षीय चाल भी कम जाएगा और नज़दीक आने पे कक्षीय चाल बढ़ जाएगा। कल्पना चावला याद है दोस्तों आप लोगों को, कल्पना चावला याद होगा दोस्तों आप लोगों को, जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। वो एक उपग्रह एक्सीडेंट में शहीद हो गई या मर गई, जो भी बोलिए। तो दोस्तों हुआ क्या था कि ये उपग्रह जो वापस पृथ्वी सतह पे आ रहा था, होता क्या है कि जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से हम नज़दीक बढ़ेंगे, इस उपग्रह का चाल क्या होगा दोस्तों, उतना ही स्पीड में बढ़ते जाएगा। एक तो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है सो अलग, कक्षीय वेग इधर आने पे बढ़ रहा है सो अलग, तो इसको नियंत्रित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों। ऊपर जाना आसान है, नीचे आना मुश्किल है। क्योंकि ऊपर जाने पे तो स्पीड कम रहा है, और कम स्पीड पे तो आप नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा वेग हो, तो कैसे संभालोगे। वही कारण था दोस्तों कि ये अनबैलेंस हो गया और इसको संभालना मुश्किल हो गया, और एक सतह पे आके ये वायुमंडल से घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग गया और वो विस्फोट हो गया, जिसमें हमने बहुत सारे होनहार अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हमने खो दिया, जिसमें एक कल्पना चावला भी थी। कहता क्या है दोस्तों, अगला नियम क्या कहता है उपग्रह के चाल का, कि दोस्तों अगर एक ही कक्षा यानी पृथ्वी है और पृथ्वी के एक ही कक्षा में अगर दो से ज़्यादा उपग्रह घूम रहे हों, तो अगर इसका वस्तु का द्रव्यमान यानी उपग्रह का द्रव्यमान m2 m3 m4 हो, कोई मतलब नहीं है, उसका वेलोसिटी सेम होगा, वेग सेम होगा, एक समान वेग से घूमेंगे। कारण बता सकते हो क्या, सोचो, हम बताएंगे। आप सोचिए दोस्तों कि ऐसा क्या हो सकता है, कि ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं भी हो वो समान रहता है, वो कहीं नहीं बदलता है। इसीलिए दोस्तों कि पृथ्वी के एक निश्चित कक्षा में अलग अलग द्रव्यमान के घूमने वाले उपग्रह एक समान वेग से घूमते हैं, क्योंकि उसका जो मास होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता है। ये उपग्रह के घूर्णन का दूसरा नियम है दोस्तों। ये उपग्रह के घूर्णन का दूसरा नियम, पहला नियम कि पृथ्वी के सतह से जितना दूर चाल उतना कम। दूसरा नियम कि अगर ब्रह्मांड में किसी भी पृथ्वी के कक्षा के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह जो होता, अगर एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो द्रव्यमान अलग भी हो तो भी वो एक निश्चित वेग से घूमेगा। तो दोस्तों अब हम एक फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछता है, और वो क्वेश्चंस क्या है कि दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे निकट घूमने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होता है।
वो होता है दोस्तों 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है क्या, 8 km/cm होता है, सही है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये किसका दोस्तों, उपग्रह का कक्षीय चाल। लेकिन कब, जब वो पृथ्वी के सबसे निकट हो, ऐसा दूरी जो पृथ्वी से सबसे निकट हो, इस उपग्रह का कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब उपग्रह का परिभ्रमण काल हम निकालते हैं दोस्तों। उपग्रह का परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल कैसे निकालते हैं, परिभ्रमण काल कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों होती है कक्षा की परिधि बट्टे कक्षा का काल पूछ रहे थे ना, चाल या वेग बोलो। क्या मतलब होता है सर, हमने बोला था कि समय बराबर, मैथ में पढ़े होंगे आपने, दूरी बट्टा चाल, यही चीज़ है, यही चीज़ है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। कैसे, तो अगर ये पृथ्वी है और इसके चारों बगल कोई उपग्रह घूम रहा है, तो एक चक्कर लगाया तो वो चक्कर क्या है दोस्तों, उसकी दूरी है, और जिस स्पीड से घूमा वो उसका वेग है, और यही तो समय देता है। काल का मतलब समय, समय का मतलब टाइम, और यही है का दोस्तों परिक्रमण, यानी उपग्रह का ग्रह के चारों ओर परिक्रमण काल। उपग्रह का ग्रह के चारों ओर परिक्रमण काल क्या होता है, कक्षा की परिधि बट्टे कक्षा का वेग होता है, जो कि हमको उस उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर हमको घूर्णन काल देता है। और जिस तरह दोस्तों हमने कक्षीय वेग बताया, उसी तरह दोस्तों पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का जो समय यानी परिभ्रमण काल होता है वो 84 मिनट का होता है। और चक्कर लगाने उपग्रह, ये चाल कितना बताया था दोस्तों मैंने, 8 km/s और 84 मिनट टाइम लगता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भूस्थायी उपग्रह के बारे में। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है दोस्तों, भूस्थायी उपग्रह या भूतुल्यकारी उपग्रह क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी के सतह से हमने कोई उपग्रह छोड़ा, और यदि वह उपग्रह सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर, 36,000 किलोमीटर पृथ्वी के लंबवत और सामान्यतः, अगर वह उसी कक्षीय चाल से पृथ्वी के और पश्चिम से पूर्व घूमने लगे और परिक्रमण काल उतना ही हो जितना पृथ्वी का है, यानी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमने में, अपने अक्ष पे घूमने में जो परिक्रमण का समय लेती है, वही समय अगर वो उपग्रह ले, तो ऐसे उपग्रह को भूस्थायी यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहने का मतलब है दोस्तों, तो हम बताते हैं कि दोस्तों अगर ये पृथ्वी है और हमने और ये पूरा अंतरिक्ष है दोस्तों, ये पूरा अंतरिक्ष है, तो दोस्तों पृथ्वी से उपग्रह आके एक निश्चित ऊंचाई, जिसका ऊंचाई कम से कम 36,000 किलोमीटर हो, और ये दोस्तों पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमने लगे और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, ये अगर अर्थ है, और ये उपग्रह दोस्तों ऐसे बनता है उपग्रह, हाँ ये उपग्रह है दोस्तों। और अगर ये पश्चिम से पूर्व, तो डायरेक्शन लिखिएगा दोस्तों, कहाँ से किधर, पश्चिम से पूर्व, अगर उसी परिक्रमण काल जो है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर हो, किसका, उपग्रह के परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर हो, तो ऐसे उपग्रह को हम लोग जियो स्टेशनरी यानी भूस्थायी उपग्रह बोलते हैं,
और ऐसे उपग्रह को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक निश्चित वेलोसिटी की ज़रूरत है दोस्तों, और ये वेलोसिटी कहलाता है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के जो वायुमंडल है इसको पार करने इतना आसान तो है नहीं दोस्तों, तो इसको पार करने के लिए जो एक निश्चित वेलोसिटी चाहिए वो वेलोसिटी पलायन वेग कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। और उसका मान दोस्तों कितना होता है, इसका मान दोस्तों इस ऊंचाई तक जाने के लिए जो पलायन वेग होता है उसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है कि जियो सैटेलाइट उपग्रह किस ऊंचाई पर मिलते हैं, तो 36,000 किलोमीटर। जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर पृथ्वी के सतह से ऊपर होते हैं। और इसका एस्केप वेलोसिटी कितना होता है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ के लिए, और मून के लिए कितना होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है एस्केप वेलोसिटी। चांद और पृथ्वी का पूछा जाता है कि पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिस वेग से कोई उपग्रह पृथ्वी की उस कक्षा को पार कर जाए जहां पर वह पृथ्वी के लंबवत पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे पश्चिम से पूरब दिशा में, उस चाल या उस वेग को हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। और पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चांद के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों अगर ये अर्थ है तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, गुरुत्व क्षेत्र होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों गुरुत्व क्षेत्र। गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तो गुरुत्व क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है दोस्तों, तो वैसा क्षेत्र जिसमें पृथ्वी का आकर्षण बल काम करता हो। क्या करता हो दोस्तों, आकर्षण बल काम करता हो, आकर्षण बल काम करता हो दोस्तों, आकर्षण बल काम करता हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व क्षेत्र। किसका गुरुत्व क्षेत्र दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र बोलते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई वस्तु रहा तो इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। और अगर इस सतह से किसी वस्तु को बाहर करना हो, यानी दोस्तों ऐसा वेग या ऐसा फोर्स हम डेवलप करें जिससे कि अब इस वस्तु को इस फील्ड के बाहर लाना हो, तो उसी लाने के लिए दोस्तों कि जैसे यहाँ से हमने एक रॉकेट छोड़ा इस सतह से दोस्तों, हमने एक रॉकेट छोड़ा, ये रॉकेट इस फील्ड को कब पार करेगा, ये रॉकेट इस फील्ड को कब पार करेगा, तभी पार कर पाएगा जब हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस रॉकेट को हम पृथ्वी के बाहरी सतह यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। और जब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चला और जैसे ही फील्ड को बाहर किया 36,000 किलोमीटर पे आया, ये सैटेलाइट अब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया और ये अब इसका चक्कर लगाना शुरू कर दिया, किसका, पृथ्वी का। अब ये उपग्रह जो है दोस्तों, अब ये पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट,
उसी चाल से चलना शुरू कर देगा जिस चाल से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसी चाल से जिस चाल से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, यानी कि परिक्रमण काल सेम रहेगा और ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के बाहर आ गया है। तो एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर लाती है, ये भी याद रखिएगा। कैमरा थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो फिर से इसको बता दिया जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी में दोस्तों अब कोई दिक्कत है, एस्केप वेलोसिटी में अब कोई दिक्कत है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, अब हम मेरा नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों? तो आपको हमने एक पीसा का झुका हुआ मीनार देखा होगा, ये जो पीसा की झुकी हुई मीनार है दोस्तों, पीसा की झुकी हुई मीनार, ये पीसा की झुकी हुई मीनार इस इटली में है, हिस्ट्री में पूछा भी जाता है दोस्तों। ये झुका हुआ है इस तरह से, आखिर इस तरह से झुके होने के बाद भी, अपने आधार स्तंभ पे इस तरह से झुके हुए होने के बाद भी अभी तक ये वजूद में है, गिरा नहीं है। क्यों गिरा नहीं है दोस्तों? ज़रा आप बता सकते हैं क्या? ज़रा आप बता सकते हैं कि आप सोचो कि ये इस तरह से झुका हुआ है फिर भी ये अभी तक अस्तित्व में है, अपना वजूद बनाए हुए है, ये आश्चर्य है। लेकिन क्या इसमें ऐसा क्या रूल है जो ये इस तरह बना हुआ है? ऐसा होता है दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, ऐसा होता है दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो होता क्या है दोस्तों कि इसके आधार का यानी बेस जिस पर कि ये टिका हुआ है, इसके आधार का केंद्र यानी सेंटर का गुरुत्व इस मीनार के ऊर्ध्वाधर रेखा, इस मीनार के जो वर्टिकल लाइन है, ये इस मीनार के शीर्ष से लेके इस मीनार के आधार पे और संपूर्ण भार इस कारण कहाँ आ जाता है? आधार पे संपूर्ण भार दोस्तों, यानी इस पूरा मीनार का संपूर्ण भार इस जगह पे आके टिक जाता है, जिस कारण ये अभी भी है। तो और इसका रीजन क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसका संपूर्ण मीनार का गुरुत्व एक जगह पर केंद्रित हो जाता है, इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आपको, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों? वह बिंदु जहाँ पे कि उस वस्तु का समस्त भार निहित हो, समस्त भार उसमें समाया हो। दोस्तों अगर किसी भी वस्तु का भार किसी एक पॉइंट पर यानी सेंटर पॉइंट पर हो, वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। हाँ दोस्तों, पीसा की जो मीनार तिरछी है इसका रीज़न हम लोगों ने बताया दोस्तों, क्योंकि इसका आधार जो है दोस्तों, आधार से जो केंद्र गुरुत्व केंद्र जो है उसके आधार से होके गुजरता है और शीर्ष पे ऊर्ध्वाधर लंबवत पड़ता है। इसके यानी आधार से शीर्ष पे गुजरने के कारण ये तिरछी है, फिर भी अभी स्टेबल है। इसी तरह दोस्तों और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और दोस्तों एग्जाम्पल है जैसे कि एक पीठ पे सामान लेके जाने वाला आदमी थोड़ा झुका हुआ रहता है, फिर भी वो स्टेबिलिटी के साथ सामान ले जा पाता है। इसका कारण दोस्तों कि गुरुत्व आधार उसके ऊर्ध्वाधर बल के कारण होता है और इसका संतुलन बना रहता है। इसी तरह दोस्तों डबल डेकर की मंजिल जो है, निचली मंजिल अधिक भारी बनाई जाती है ताकि गुरुत्व नीचे की ओर रह सके और स्टेबिलिटी प्रदान हो। इसी तरह दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि पिसा की मीनार झुकी क्यों है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण पीठ पर लदा हुआ व्यक्ति, पीठ पर जो सामान लेके लदा हुआ व्यक्ति जो जाता है वो झुका हुआ क्यों रहता है, ताकि स्टेबिलिटी मिल पाए, गुरुत्व
केंद्र से होकर गुजर पाए। तो दोस्तों आपको बस ये सभी जितने एग्जाम्पल्स हैं ये याद रखने हैं और इसको आपको बार बार जहन में रखना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी केवल और केवल इतना दिमाग में रखना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहाँ उस वस्तु का समस्त भार रहता है, जिस कारण वह वस्तु अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। धन्यवाद दोस्तों।